मुझे गुस्सा आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, टैल्कम पाउडर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। टैल्कम पाउडर। आपको भी गुस्सा आएगा, इन लोगों ने बातें ही कुछ ऐसी की हैं। भाई डार्विन ने कह दिया कि हम अंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? क्योंकि डार्विन जिस देश से आता है उस देश में किसी के बाप कंफर्म ही नहीं है। आपके साइंस की औकात बोलता हूँ, आपके साइंस की औकात वेदों के धूल के सामने। आप मुझे साइंस की थोड़ी और औकात बताइए, बट पहले ये सुन लीजिए। गर साइंस का कत्ल करने पर होती फांसी। इरशाद तो बोल दीजिए। इरशाद। गर साइंस का कत्ल करने पर होती फांसी, जहालत सर झुका के रहती, ना होती ये उदासी। आपके साइंस की औकात बोलता हूँ, आपके साइंस की औकात वेदों के धूल के सामने। अब मेरे को बताइए, स्मेल कब उत्पन्न होता है? इन सर ने शायद साइंस नहीं पढ़ी, पर इस रील से हम बहुत सारी साइंस सीख सकते हैं। सर का पहला प्रश्न है कि स्मेल कब उत्पन्न होता है? हाउ डू वी स्मेल? स्मेल, या जिसे ऑल्फैक्शन भी कहते हैं, एक बहुत ही सटीक, बहुत ही स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल खराब है, हमें किस स्मेल के पास जाना है, किस स्मेल से दूर रहना है, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए अत्यंत जरूरी है। 5 प्राइमरी सेंसेस में से एक है सर, इसको कैसे भूल गए आप? यही प्राइमरी फंक्शन है, ये हमारे इमोशन और मेमोरी से भी जुड़ा हुआ है। तो स्मेल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत शॉर्ट में सीखते हैं। सबसे पहले जितने भी ओडर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल हैं, जो भी स्मेल प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल हैं, वो हवा में घूमते रहते हैं, और वो बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी प्रकार की स्मेल जनरेट करते हैं। वो हवा में घूमते रहते हैं और वो हमारी नाक तक पहुंचते हैं। ये किसी प्रकार की स्मेल हो सकती है, फूलों की स्मेल, धुएं की स्मेल, या कोई गंदी बदबू, या कोई बहुत अच्छे इत्र की खुशबू। ये मॉलिक्यूल हमारी नेजल कैविटी में चले जाते हैं सांस के साथ, और जो हमारी नाक में म्यूकस लाइनिंग होती है उसमें डिसॉल्व होते रहते हैं। नेजल कैविटी में जाते ही एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल रीजन, जिसमें होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। हर न्यूरॉन में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सीलिया, जिसमें लगे होते हैं बहुत सारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब अलग अलग ओडर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशलाइज्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इवॉल्व हुए हैं। इसे आप एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह समझ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक तरह का ताला एक स्पेसिफिक तरह की चाबी से ही खुलता है, तो एक स्पेसिफिक तरह का ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एक स्पेसिफिक तरह के मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड होता है। हम में तकरीबन 400 के आसपास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, पर ये 400 रिसेप्टर्स ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन अलग अलग स्मेल्स को सूंघ सकते हैं, और ये होता है इन 400 रिसेप्टर्स का आपस में सिग्नल कंबाइन करने से। जैसे ही एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एक मॉलिक्यूल से बाइंड होता है, ये सीधे सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू। ये सिग्नल पहुंचता है ऑल्फैक्टरी बल्ब में, जो हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब इस स्पेसिफिक स्मेल को पहचानता है और उसको ब्रेन के अलग अलग भागों में भेजता है, जैसे ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जो स्पेसिफिक स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है, लिम्बिक सिस्टम जिसके पार्ट है एमिगडाला, और हिप्पोकैम्पस जो एसोसिएट कर देता है उस स्मेल के साथ एक तरह के इमोशन को, जैसे डर या खुशी। इसी के साथ जो हमारा थैलेमस है वो भी स्पेसिफिक परसेप्शन देता है किसी एक खास स्मेल को, जो हमारे पास्ट इमोशन से या पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हर एक स्मेल अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरह का इमोशन ट्रिगर करती है। जैसे किसी खास स्मेल से आपको कोई गाना याद आ जाता है, या किसी और खास स्मेल से आपको कोई स्पेसिफिक तरह का खाना, या फिर पहली बारिश की जो स्मेल है उससे आपको अपने बचपन की याद आ जाती है। पर हम सब अलग अलग तरह की स्मेल क्यों सूंघ पाते हैं? वो हमारी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, हमारी एज से, इलनेस से, यानी अगर हम बीमार हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक तरह की स्मेल को नहीं सूंघ पाएंगे टेम्परेरी या परमानेंटली। पर स्मेल के पीछे का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, कि अगर हम किसी प्रकार की स्मेल को अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट कर दे रहे हैं तो उस खास स्मेल का हमारी लाइफ से ज्यादा जुड़ाव हो जाता है। हम में 400 अलग अलग प्रकार की स्मेल के लिए 5 से 6 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, बट डॉग्स में इसकी संख्या हमारी तुलना में 50 गुना ज्यादा, यानी 300 मिलियन तक हो सकती है। इसलिए डॉग्स की जो स्मेल का सेंस है वो हमसे 50 गुना से 100 गुना तक हो सकता है। और स्मेल ही एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमारे ब्रेन के इमोशन और मेमोरी को ट्रिगर करता है। इसीलिए स्मेल से सबसे ज्यादा नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आती है। तो ये था स्मेल के पीछे का साइंस। आगे साइंस की और औकात देखते हैं। बताइए, स्पेस जो है कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज स्पेस? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे। स्पेस को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं जो अपने समय के साथ इवॉल्व होते गए। तो स्पेस जो है वो यूनिवर्स का ऐसा फैब्रिक है
जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, जो डायनेमिक है, और वो एक तरह के मीडियम की तरह वर्क करता है जिसमें मैटर, एनर्जी और जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसी से ब्रह्मांड का अंत होगा। यही है स्पेस, सिंपल भाषा में। अब अगर स्पेस को हमें डिफाइन करना है तो स्पेस की यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि धरती से यानी समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एनवायरनमेंट इतना थिन हो जाएगा कि उसे स्पेस कहा जाएगा। इसे ही कहा जाता है कार्बन लाइन। जहां एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि कन्वेंशनल एरोप्लेन्स जो है वो नहीं उड़ सकते क्योंकि उनको उतना लिफ्ट ऑफ मिलता ही नहीं है। तो अगर कोई स्पेसिफिक रॉकेट या कोई एयरक्राफ्ट इस लाइन को पार कर ले तो ऐसा कहा जाता है कि वो स्पेस में चला गया। तो ये है स्पेस, जो मॉडर्न में नहीं है। मॉडर्न में इमेजिनेशन है, क्योंकि मॉडर्न में क्या है ना, थियरीज बदलते रहते हैं। अभी कह रहे हैं मॉडर्न में थ्योरीज बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी साइंस की तो उनको समझ में आएगा हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है, जिसको हमने अपने पुराने वीडियोस में समझाया हुआ है। हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज है जो किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश की जाती है, और जब वो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो उसे थ्योरी का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इन सब के इतने भर भर के प्रमाण हैं कि इनको आज तक कोई भी हिला नहीं पाया। तो थ्योरी बदलती नहीं है, थ्योरी इवॉल्व होती है, क्योंकि साइंस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, साइंस इवॉल्व होता रहता है। हम साइंस को एक इंसान की तरह समझते हैं, जबकि साइंस एक जरिया है, एक अपॉर्चुनिटी है इस यूनिवर्स को देखने की। तो अगर हमारे को एक बेहतर जरिया मिलता है किसी चीज को देखने का, समझने का, जानने का, तो उससे उसको अपडेट कर लिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है। पुरानी थ्योरी गलत साबित नहीं हो जाती उससे। वो कल बोलेंगे स्ट्रिंग थियरी है, फिर वो बोलेंगे स्ट्रिंग जो है उसका इक्वेशंस हैं। हमारे यहाँ टाइम का कुछ आइडिया नहीं है सर को। स्मॉलेस्ट टाइम गिनने का तरीका है मालूम है आपको, और उस हिसाब से घटी का यम दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, प्रहर दिया हुआ है, साल दिया हुआ, युगों का टाइम दिया हुआ है। तो अब ये बोल रहे हैं कि टाइम का अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो साइंस में भी दिया हुआ है सर। साइंस में छोटे से छोटा यूनिट का जो डेफिनेशन है उसे कहा जाता है प्लैंक टाइम। टाइम की सबसे छोटी ऑब्जर्वेबल यूनिट है। प्लैंक टाइम एक ऐसा टाइम है जो प्लैंक लेंथ को रीच करने में लगता है। प्लैंक लेंथ एक ऐसी लेंथ है जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेबल लेंथ है। प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम के अगर पीछे जाएंगे तो फिजिक्स के या कन्वेंशनल फिजिक्स के जितने भी नियम हैं वो टूट जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ बिग बैंग के समय। इसलिए हम अपने कन्वेंशनल तरीकों से, कन्वेंशनल साइंस के मेथड से बिग बैंग जब हुआ ठीक उस समय को और उससे पहले के समय को नहीं जान पा रहे। तो जो बिग बैंग के बाद पहला क्षण था उसे कहा जाएगा प्लैंक टाइम। ऐसे ही बड़े टाइम की बात करें, बड़ी यूनिट की बात करें तो कॉस्मिक ईयर जो है तकरीबन 225 मिलियन अर्थ ईयर्स, ये वो टाइम है जो हमारे सोलर सिस्टम को लगता है मिल्की वे के अराउंड एक चक्कर लगाने में। जब से सूर्य बना है तब से 20 बार वो पूरे मिल्की वे के चक्कर काट चुका है, पर जब से मनुष्य आए हैं तब से वो एक चक्कर भी पूरा नहीं हुआ है। अभी उसमें बहुत समय लगेगा। उससे बड़ा है एज ऑफ द यूनिवर्स, जैसे कहा जाता है ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन साल। वो समय है जब बिग बैंग हुआ और उससे अभी तक 13.8 बिलियन साल बीत चुके हैं। पर अगर सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो वो होगा 10 to the power 100 ईयर्स, जिसे कहा जाता है गूगल ईयर। ये है हाइपोथेटिकल एंड ऑफ टाइम, जब ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल्स तक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन ब्लैक होल्स की एनर्जी हॉकिंग रेडिएशंस के तौर पर बाहर निकल चुकी होगी और अब इस यूनिवर्स को सस्टेन करने के लिए कोई एनर्जी बची नहीं होगी। ये होगा ऐसा टाइम जब सब जगह अंधेरा छा जाएगा अनंत काल के लिए। हमारे नाड़ी परीक्षण करके बता देते थे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, आप तो आपके पॉडकास्ट पे मतलब आते भी होंगे। नाड़ी परीक्षण करके बता देंगे आपने कल रात में क्या खाया। नाड़ी परीक्षण एक ऐसा तरीका है जो आयुर्वेद में यूज होता है और उसको देखकर बता दिया जाता है कि आपको क्या बीमारी है। बट ये ऑफकोर्स एक साइंटिफिकली वेरीफिएबल तरीका नहीं है कोई, क्योंकि 10 अलग अलग प्रकार के वैद्य अगर नाड़ी परीक्षण करेंगे तो हो सकता है उसमें से 10 के 10 अलग अलग डायग्नोसिस दें। और किसी ने कल क्या खाया था वो मैं भी बता सकता हूँ, उसके दांत में लगे हुए पालक के टुकड़े से या फिर उसके मुंह से आती हुई एलिसिन की स्मेल से। एलिसिन वही स्मेल है जो
गार्लिक प्रोड्यूस करता है। पर ये तो गार्लिक और अनियन नहीं खाते होंगे, आई एम श्योर। किसी भी साइंटिस्ट को लेना, किसी दिन ना मेरा डिबेट करा देना साइंटिस्ट से। मैं रेडी हूँ, आप मेरे पॉडकास्ट में कभी भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। मैं औकात जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, ना ही इस तरह की अजीब भाषा का उपयोग करता हूँ। आपका स्वागत है, आइए पॉडकास्ट में शांति से प्रेम से बातें होंगी, बट साइंस की ये बातें सुनकर आप भाग मत जाइएगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आ जाइएगा हमारे पॉडकास्ट में। आप मुझसे छोटे या मेरी एज के ही लग रहे हैं तो दोनों भाई बैठकर चर्चा यात्रा करेंगे, आ जाइएगा। मेरे बस बेसिक सवालों का जवाब दे दे, वो बोलेगा वो करूंगा। बेसिक नहीं, आपके एडवांस सवालों का जवाब भी दूंगा। अभी दिए ना सवालों का जवाब, ढंग से जवाब दूंगा, प्यार से, आदर के साथ। आ जाइए, क्या बोलते हैं, आ रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, टैल्कम पाउडर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। टैल्कम पाउडर, फ्री की स्पॉन्सरशिप मिल रही है। टैल्कम पाउडर के अंदर जो चीजें डालकर वो बनता है, जिससे वो तैयार होता है, उसी चीज से मोती का निर्माण होता है। क्या बात है? ये भी बहुत अतरंगी क्लेम है कि मोती नहीं मिल सकता तो पाउडर लगा लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि मोती से ये लोग बोलते हैं कि गुस्सा शांत हो जाता है। पर जैसे वो क्लेम गलत है, वैसे ये वाला क्लेम भी गलत है। क्योंकि टैल्कम पाउडर में और मोती में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। टैल्कम पाउडर का मेन कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम सिलिकेट, जो बहुत ही फाइन पाउडर होता है, एकदम मुलायम सा। और जो मोती बना होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, जो थोड़ा खुरदुरा, थोड़ा रफ कंपोनेंट है। तो दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। आप इनकी बात मानकर टैल्कम पाउडर पे टैल्कम पाउडर लगा लेंगे और अपने लंग्स को खराब करेंगे और आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा। ये जो लगा रहे हैं लोगों को इस तरह के लोग, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसे चूना कहते हैं। हालांकि पान में जो चूना यूज होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बट जो लगा रहे हैं, लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें मोती के कंपोनेंट ज्यादा हैं बजाय टैल्कम पाउडर के। नाउ यू नो हु टू बिलीव। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या यंग प्रोफेशनल हैं और आपको भी लोग ऐसे ही भ्रम में रखते हैं, कंफ्यूज करके रखते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। माई ईमेल इज logicalproject1@gmail.com। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स की हेल्प की है और मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। यू कैन रीच आउट टू मी और आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। राधे राधे गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? बहुत बढ़िया सवाल है और ऐसे सवाल बच्चे ही पूछ सकते हैं, क्योंकि बचपन में ही हम इस तरह के सवाल पूछा करते थे। जैसे ही बड़े होते जाते हैं ना, हमारे साइंटिफिक इंटेलेक्ट को दबा दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि चुप रहो, इस तरह के बकवास सवाल मत करो, क्योंकि खुद पेरेंट्स को या टीचर्स को ही नहीं पता होता कि इसका सही जवाब क्या है। पर एक बार गुरुजी का जवाब सुन लेते हैं। आपके दादाजी हैं दादाजी? दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? इस तरह के लोग ही देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट की बैंड बजा रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये तो हार्मलेस मजाक है, इसमें क्या बुराई है? दादाजी हैं, दादी जी टपक गई, दादाजी भी टपक जाएंगे। और वो बच्ची को हमेशा लगता रहेगा, जब तक वो बड़ी नहीं होगी या साइंस पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी हमें नहीं पता, शायद इस तरह के सत्संग में आ रही है तो साइंस तो क्या ही पढ़ेगी। बट उसको ये जो उसकी शंका थी, उसके मन में एकदम जेन्युइन क्वेश्चन था कि धरती गोल है, अगर धरती घूम रही है तो हम उस पे से गिर क्यों नहीं जाते। उसका ये जो जेन्युइन क्वेश्चन था, उसका जवाब उसको नहीं मिला। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके मन में भी इस तरह का सवाल आता है तो उसका जवाब ये रहा। तो इतना तो हर किसी को पता होता है कि धरती गोल है और उस पर एक तरह का फोर्स लग रहा है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हालांकि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बट उसको किसी और दिन समझेंगे। अभी उसको एक फोर्स की तरह समझते हैं जो न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से सही है। तो जो न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वैल्यू होती है F = G m1m2/r²। यानी कि अगर धरती हम पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है तो हम भी धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, पर जितना ज्यादा जिसका मास होगा उतना ज्यादा वो उसको खींचेगा। ये बेसिक चीज है। अब धरती घूम रही है ऑलमोस्ट 1600-1700 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, पर हमें इसके घूमने का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम और पूरा एटमॉस्फेयर उसी के साथ उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप कभी प्लेन में बैठे हैं तो प्लेन चल रहा होता है तकरीबन 950 से 1000 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, बट हमें एक पल को भी नहीं लगता कि हम 1000 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहे हैं।
क्योंकि सभी कुछ उसी स्पीड से चल रहा है, तो हमें लगता है कि प्लेन स्थिर है, जैसे हमें लगता है कि धरती स्थिर है। पर जब धरती घूम रही है, अब उस बच्ची का प्रश्न है कि धरती घूम रही है तो हमें बाहर क्यों नहीं फेंक देती? तो धरती घूम रही है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं तो वो उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं, आपने नोटिस किया होगा। जैसे कहते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है, जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। बट वो फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, जो हमें बाहर फेंकना चाह रहा है। पर ग्रेविटी का फोर्स इतना ज्यादा है कि वो हमें धरती से चिपका कर रखे हुए है, इसीलिए हम धरती से नीचे नहीं टपक जाते। सिंपल आंसर। भाई डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है, डार्विन ने क्यों कहा? क्यों? डार्विन ने कभी नहीं कहा कि हम बंदर की संतान है, क्योंकि हम बंदर की संतान नहीं है। एवोल्यूशन अगर थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ा हो तो उसको ही समझ में आ जाएगा। बट लेट्स मूव ऑन। कि डार्विन जिस देश से आता है उस देश में माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। आपने देखा होगा इत्यादि देशों में, वहाँ हमारे यहाँ आधार कार्ड में माँ का नाम भी होता है और पिता का नाम भी होता है, लेकिन वहाँ के कार्डों में सरकारी जो दस्तावेज है उसमें माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता, क्योंकि वहाँ किसी के बाप कन्फर्म ही नहीं है। वहाँ तो लड़के तो यहाँ पर सर को ना ही एवोल्यूशन की गलत जानकारी है, बल्कि उन्हें बाकी देशों के आईडी कार्ड के बारे में भी गलत जानकारी है। यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में माता पिता दोनों का नाम नहीं होता, क्योंकि वहां पर हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअल समझा जाता है, उनके माँ बाप से लिंक नहीं किया जाता। वहां का कल्चर यही है। अब कोई कल्चर खराब है या कोई कल्चर अच्छा है, वो सब रिलेटिव स्केल पर बातें की जाती हैं, तो उसमें नहीं पढ़ते। बट माँ बाप का नाम नहीं होता है, अक्सर दोनों का ही नाम नहीं होता, ना पासपोर्ट में ना ड्राइविंग लाइसेंस में। और वो इसलिए नहीं है कि उनके माँ बाप का नाम पता नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि हर कोई इंसान इंडिविजुअल माना जाता है, उसके माँ बाप से उसको लिंक नहीं किया जाता। और अगर अंडर 16 किसी व्यक्ति का पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके माँ बाप दोनों का डिटेल उसमें लिया जाता है। वहाँ तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है। क्यों नहीं कह रहे डार्विन बंदर की संतान है? गुरुजी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा। कंट्रोल। क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बाप दादों पूरे खानदान का पता है। हम भारत देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, हम बहुत प्राइड लेते हैं इस बात में कि हमें अपने बाप दादा पूरे खानदान का पता है, पर क्या हम में से अधिकतर लोगों को अपने परदादा से ऊपर का नाम पता है? परदादा का पता है तो उनसे ऊपर का लकड़ दादा या उनसे ऊपर की जनरेशन का नाम पता है? हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा। तो हम किस बात का घमंड कर रहे हैं? हम हर लिहाज से विकसित देशों से पीछे जाते जा रहे हैं। या तो वो हमारा क्लाइमेट हो, जो जहां पर AQI हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हमारी बेरोजगारी, गरीबी या पॉपुलेशन हो, या बाकी चीजें हो। हर रैंकिंग में, हर चीज में हम पीछे हैं। तो हम हर चीज में बस इसी चीज का आड़ ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम तो सबसे आगे हैं, सबसे अच्छे हैं। हमें ये सब छोड़कर अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर उन पर काम करना पड़ेगा, ना कि इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। और इन पॉडकास्ट वालों का तो क्या है, इनको तो बस व्यूज से मतलब है। क्योंकि यहाँ गोत्र है, हमारा गोत्र ये साबित करता है कि हम जिस गोत्र से जाने गए, हम उन ऋषि मुनियों की संतान है, ना कि बंदर की। इसलिए हमारे भारत में डार्विन की थ्योरी गलत सिद्ध होती है। पर एग्जाम डार्विन की थ्योरी गलत हो जाती है, सही है। साइंस की किसे जरूरत है? हमारा काम तो इन बाबा लोगों से चल रहा है, जिन्हें ना माइक की जरूरत है, ना वीडियो कैमरा की जरूरत है, ना लाइट्स की जरूरत है, ना आने जाने के लिए गाड़ियों और प्लेन्स की जरूरत है, ना ही किसी और साइंस की किसी भी वस्तु की जरूरत है। ये कोई साइंस की वस्तु यूज नहीं करते। साइंस द्वारा बनाई गई हर चीज का ये परित्याग कर चुके हैं, क्योंकि वो सारी चीजें विदेशियों ने बनाई हैं और विदेशी चीजों का ये हमेशा बहिष्कार करते रहे हैं, करते रहेंगे। अगर आपको ये टी शर्ट पसंद आ रही है तो आप भी अपनी टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। कड़क मर्च का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा शॉपिंग टैब में, और आप यहीं से जो भी आपको पसंद आ रही है टी शर्ट वो बाय कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जितना ज्यादा साइंस समझाने की कोशिश कर सकता था उतना समझाने की कोशिश की है। इस तरह के और वीडियोस हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।